दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। भारत में जो बाल मजदूर हैं, बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर थी और इसी सब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो गरीब मजदूरों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसी सिलसिले में दो प्रमुख कम्युनिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट पार्टी के दो प्रमुख नेता थे, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। इन लोगों ने 1967 में इस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया और जैसे ही इन लोगों ने उग्र रूप दिया ये बहुत विकराल रूप लेता गया और ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला है, उस दार्जिलिंग जिला में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से यह उग्र आंदोलन चालू हुआ था। यह आंदोलन केवल और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भारत में जो असमानता हो रही थी उसके खिलाफ था। वर्तमान में नक्सल आंदोलन जो है यह कम्युनिस्ट का ही एक रोल है, यह अपने खुद के रास्ते से भटक गया है, लेकिन इसकी एक ही है कि भैया ये सरकार के साथ ये कहते हैं कि समानता का भाव रखें। भारत में असमानता किस तरह है आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत में एक और तो इतने अमीर लोग हैं कि टोटल भारत का 73% पैसा केवल 1% लोगों के पास है, यानी भारत के केवल 1% ऐसी आबादी है जो कुल पैसे का 73% उन्हीं के पास रहती है। उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, ये भारत का ही सीन है। उनको छुट्टियां मनाने के लिए है, एक से एक रेस्टोरेंट है, पैसा है, बहुत है, लेकिन यही वो भारत है जहां एक तरफ इतनी भयानक गरीबी है जिसका कोई हद नहीं। इसी के खिलाफ लड़ाई है नक्सल की लड़ाई, और ये लड़ाई बहुत आगे चली गई और किसानों को अपने फेवर में ले लेते हैं। अब किसानों की भारत में सुनने वाला है कौन? महाराष्ट्र के नागपुर से हजारों किसान जो थे वो दिल्ली की यात्रा के लिए कूच कर गए, लेकिन हमारे न्यूज चैनल पे बैठे बिस्कन्याओं को तो ये समझ में आया नहीं, ये कोई मीडिया नहीं बना। लेकिन वही कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी कुछ बोल देगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तवज्जो। आप देखेंगे यही हाल हो गया दिल्ली बॉर्डर पे, जो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ जो किसानों का था वो अजीब सिचुएशन में रह गया है। मतलब अब उसे कोई कवरेज ही नहीं दे रहा है, ना ही कोई उसे सीरियस ले रहा है। ये एक समस्या है यहाँ पर। अब नक्सलाइटों को ऐसी ही चीज़ों में एक बहाना मिल जाता है कि देखो भैया सरकार तो तुम्हारा कोई सुन नहीं रहा है। नक्सलाइट जो है वो कम्युनिस्ट की एक विचारधारा है। जर्मनी के एक फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने तो खुद कभी जीवन में एक गोली नहीं चलाई, लेकिन इनकी लिखी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने पूरी दुनिया में गोली चला दी। इन्हीं की विचारधारा को हम कम्युनिस्ट कहते हैं। तो जो मार्क्स के कम्युनिस्ट को मानते हैं उन्हें कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। अब रूस में आया एक लेनिन, तो उसने एक अपनी अलग विचारधारा रहा, तो लेनिनिस्ट हो गया। उसी में आया स्टालिन रूस में, तो उसकी कम्युनिस्ट की विचारधारा अलग थी, तो वो एक स्टालिन हो गया। चाइना में आया माओ, तो माओ की कम्युनिस्ट धारा अलग थी, तो उसे माओइस्ट कहा गया। और इन्हीं माओ की विचारधारा से प्रेरित है नक्सलाइट। तो कम्युनिस्ट जब समझेंगे तो कम्युनिस्ट में भी हम अब समझ जाएंगे कि मार्क्सवादी क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनिस्ट, नेपाल में अभी लेनिनिस्ट है, स्टालिन क्या था, माओ क्या देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नक्सलाइटों के खिलाफ सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए हैं। जो भी सरकार है पिछले से लेकर अभी तक में कुछ ना कुछ कदम अच्छे उठाए ही हैं। 2008 की बात करेंगे तो भारत में 233 जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे। वर्तमान में समय में लगभग 90 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, यानी टोटल 11 राज्य के 90 जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि नक्सलाइटों की संख्या घट भी रही है, लेकिन कुछ गलत बात यह है कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पहले नक्सल समस्या नहीं थी, अब वहां भी नक्सलों को देखा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले राज्य आते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मुख्य रूप से प्रभावित है। इसके अलावे भी टोटल 11 राज्य हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ नक्सली होते हैं उस एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये अब एक अर्बन नक्सल शब्द आया है। वो अर्बन नक्सल का मतलब होता है वैचारिक रूप से, जैसे ये यहाँ पे तो हथियार रूप से ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, तो वहाँ वैचारिक एक इन लोग को सपोर्ट मिल जाता है कि सहानुभूति के तौर पे कि मतलब गवर्नमेंट अगर गरीबी नहीं दूर करेगी, तो ये भी एक तरह से कहिएगा कि अगर असमानता नहीं रहेगी तो ये बस्तर वगैरह वाले एरिया में बहुत ज़्यादा असमानता है। अब ये नक्सल समस्या कितना खतरनाक है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सल समस्या है। आप एक आंकड़े को देखिए, हम 10 साल का आंकड़ा लिए हैं 2009 से लेकर 2019 तक। ये 10 साल में 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 14 से लेकर 19 तक मोदी जी थे, लेकिन दोनों के एक एक कार्यकाल को हमने इसमें शामिल किया है। इन 10 सालों में जो नागरिकों की मौत हुई है वो नक्सली हमले में 2191 नागरिकों की मौत हुई है नक्सली हमले में, जबकि कश्मीर में जो आतंकवादियों से हमला हुआ है वो केवल उसमें 384 नागरिकों की जान गई है। यानी नागरिकों की जान लेने में नक्सली ही ज़्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो कितने शहीद हुए हैं।
नक्सली हमले में अब तक 1342 जवान शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा आंकड़ा है। जबकि जम्मू कश्मीर में इन 10 सालों में 2009 से 2019 के बीच में इन 10 सालों में 675 जवान शहीद हुए। यानी यहाँ से देखेंगे तो दोगुना नक्सलियों के मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बात करते हैं हमलों की, तो नक्सलियों ने इन 10 सालों के बीच में 2045 हमले किए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जबकि उसको पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन है, वहाँ 1850 है। अगर आप देखेंगे तो नक्सली जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, किसी भी तौर पे अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में भी नक्सली समस्या नहीं है। अगर हमले ना हो नक्सली के इतने बड़े बड़े तो लोग भूल जाएंगे भारत में नक्सली समस्या भी है। जबकि आप रियलिटी देखिए, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसे मीडिया उतना तवज्जो नहीं देती है